हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एमसीक्यू को कवर किया है, यानी हम इसमें एमसीक्यू को देखेंगे कुछ, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को इस वीडियो से आपको मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने इस चैनल पर हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारे सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर सिमिलर टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, सेकंड है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड लास्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस होता है यानी कंबशन ऑफ फ्यूल, ये कौन सा प्रोसेस है। देखिए, ये हमारा प्रोसेस होता है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी अगर इस प्रोसेस की बात करें, कौन सा है, एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों है? देखिए, कंबशन जब होता है यानी जब हम एक फ्यूल में कंबशन उसे करते हैं तो हमारा क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। यानी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती है तो दिस वजह से क्या है, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए और हमें ये बताना है कि हमारा इनमें से क्या होगा, कौन कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमारा एंडोथर्मिक है, तो ये तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं होने का। दूसरा ऑप्शन दिया है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, जब जब रेस्पिरेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक, ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक। थर्ड बात की जाती है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन की बात की जाए ये भी क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि जब वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज किया जाता है तब क्या होती है, वेजिटेबल एनर्जी रिलीज होती है। और डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, नो, ये हमारा एक्सोथर्मिक नहीं है। हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड हमारा आंसर होगा, या हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन एंड हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टूडेंट है, वो सड़क पे जा रहा है, यानी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, उसने देखा कि एक ब्लैक स्मोक एक गाड़ी में से निकल रहा है, यानी मूविंग ट्रक में से क्या निकल रहा है, हमें काला धुआं देखने को मिलता है। हमें ये बताना है कि हमें काला धुआं देखने को क्यों मिला। देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो हमने एक चीज में पढ़ी थी कि जब भी ब्लैक स्मोक हमें देखने को मिलता है, तो ब्लैक स्मोक का मतलब क्या है, ब्लैक स्मोक का मतलब होता है यानी क्या, यानी हमारी जो कंबशन है, जो हमारा कंबशन है वो हमारा इनकम्प्लीट है। यानी अगर हमारा कंबशन इनकम्प्लीट होगा तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है। अगर हम अपने यहाँ पे चार ऑप्शन देखें, पहला है लिमिटेड सप्लाई ऑफ अ एयर लेड टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, जब भी हमारा अगर हमारा कंबशन इनकम्प्लीट है तो हमें ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है, और वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेड सप्लाई है एयर की, जिससे की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा हमें ब्लैक स्मोक देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑल द नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमोस्फेयर, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द कंबशन। देखिए, नाइट्रोजन की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा हमें नाइट्रोजन गैस ही देखने को मिलती है अपने एटमोस्फेयर में, राइट। सबसे ज़्यादा हमें अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस ही देखने को मिलती है, और ये गैस हमें बताया गया कि ये कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे इजी रीजन क्या है, अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखें, अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे तो नाइट्रोजन के बारे में आप देखोगे, नाइट्रोजन एक तरीके की ऐसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। यानी नाइट्रोजन को इनर्ट गैस माना जाता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। अब इनर्ट इसे क्यों बोला जाता है? देखिए, अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे, ये इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, राइट। इनके बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और अगर हमें इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये क्या है, एक तरीके की इनर्ट गैस है। इन्होंने बात बोली है कि हमें बताओ ये कंबशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके की हमारी इनर्ट गैस होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द फ्यूल। देखिए हमें ये बताना है कि कंबशन ऑफ द फ्यूल के समय कौन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, रिएक्शन कैसी होती है। देखिए अगर कंबशन ऑफ द फ्यूल की बात की जाती है, हमने पहले भी इससे बहुत टॉपिक इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, कंबशन ऑफ फ्यूल। हमें ये चीज यहाँ पे जाननी पड़ेगी, अगर कंबशन की ही अगर हम बात करें तो कंबशन ऑफ द फ्यूल कैसा प्रोसेस है, एक तरीके का कंबशन ऑफ फ्यूल आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ में इसमें एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का आपका सबसे पहली बात ये हमारा, एक तो सबसे पहली बात ये हमारा ऑक्सीडेशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, एक तरीके से हमारा ये ये हमारा एक्सोथर्मिक यानी इसमें से एनर्जी क्या होती है, हमारी रिलीज होती है। ठीक है, कई बार प्रोसेस ये भी हमें ये बात ही पता होनी चाहिए कि हमारा कंबशन ऑफ द फ्यूल में दैट इज एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इसी वजह से क्या है, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा दिया है, मैंने इन्होंने कहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो कैल्शियम बन गया। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड था CaO था, उसने किसी के साथ रिएक्ट किया होगा, आगे जाके क्या बन गया, वो कैल्शियम बन गया। किसके साथ हीट करा है इन्होंने, सोडियम मेटल के साथ हीट करा है। इन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए हमें ये पता होना, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, देखिए अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ आपका कैल्शियम में। अगर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ और सोडियम आपका साथ में किस में होगा, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं अगर Na की बात की जाती है, Na किसका काम कर रहा है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा ये। सो इसमें इन्होंने पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, हमारा कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर सी क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन रखा है एक गैस है, गैस ए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, जो कि सनलाइट में होती है। हमें नेम बताना है प्रोसेस का। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप एक चीज को पकड़ो, पहले देखो फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगी, हमारी बायोलॉजी से चीजें रिलेटेड हैं। ठीक है, दूसरी बात सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। देखिए देखिए रेस्पिरेशन कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। और सबसे दूसरी बात क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, हमें ये बात ही पता होनी चाहिए कि ट्रांसपिरेशन इसमें नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गैस की बात आ रही है। और गैस ट्रांसपिरेशन के लिए ऐसी कोई गैस इंपॉर्टेंट नहीं होती, फोटोलाइसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हो सकती है। यहाँ पे गैस एक को हम कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा जरूरी है किसके होने के लिए, फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। बिल्कुल सही बात है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा बी, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कोशिश ये करते हैं कि हम किससे सॉल्व करें, यानी हम सॉल्व करें इनसे ऑप्शन की मदद से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस इनमें से किस में देखने को नहीं मिलता, हमें ये बात यहाँ पे बतानी है। चार ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, दैट इज डोलोमाइट। दूसरा है मार्बल स्टैच्यू। तीसरा है कैल्सिनेटेड जिप्सम। और लास्ट है हमारा दैट इज सीड शेल। देखिए अगर बात की जाती है सबसे ज्यादा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, वो देखने को नहीं मिलता, दैट इज कैल्सिनेटेड जिप्सम में। कैल्सिनेटेड जिप्सम जो मोस्टली आपको देखने को मिलता है, ये बना रहता है दैट इज द कैल्शियम सल्फेट का। ये कैल्शियम सल्फेट का बना होता है और इसमें कोई भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को नहीं मिलता। तो यही हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, दैट इज द कैल्सिनेटेड जिप्सम डज नॉट कंटेन द कैल्शियम कार्बोनेट। सो हमारा इस केस में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस में जो इनिशियल सब्सटेंस है वो रिमेन क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा।
4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ द फेर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स, और फोर्थ है डाइजेशन ऑफ द फूड। देखिए हमारा फूड, जब हम फूड को इनटेक करते हैं और उसका जब डाइजेशन हो जाता है, जो हमारा इनिशियल फूड है और जो हमें आखिरी में एनर्जी मिली, वो दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को हम एक तरीके से मैच नहीं कर सकते, तो हमारा डी तो आंसर यहाँ पे नहीं होने का। सी ऑप्शन है फेर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अगर फेर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की बात की जाती है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होने का। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स के फेर्मेंटेशन करने के बाद तो क्या बनाई जाती है? ड्रिंक बनाई जाती है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी हमारा आंसर नहीं होने का। हमारा राइट आंसर क्या आएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए ये ऐसा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, यानी जो आपका कोई लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस जो आपका होता है, हम उसे क्या करते हैं? हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस केस में क्या होता है, जो आपका लिक्विड सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता, वो रिमेन अनचेंज रहेगा, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोने का। तो हमारा इस केस में जो राइट आंसर है वो क्या है? दैट इज द ऑप्शन नंबर, हमारा बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, uh, it will observe that the ferrous sulfate solution, हमसे ये पूछा है कि हमने क्या करा है, हमने एक कॉपर सल्फेट लिया है, यानी हमने एक कॉपर का कॉइन लिया है, ठीक है, उसे ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या लिया, हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले हमने कॉपर, यानी हमने लिया यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है। कॉपर में हमने क्या डाला? हमने कॉपर में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को डाला, हमने यानी FeSO4 को डाला, ठीक है। जब हमने कॉपर में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को डाला है, इन्होंने अब क्या कहा है? इन्होंने हमें ये कहा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, या हमारा सॉल्यूशन ग्रीन ही रहेगा, क्या रहेगा? देखिए अगर बात की जाती है, कॉपर हमारा क्या है? लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। आयरन हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। अब हमारा क्या है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती, तो हमारा जो ग्रीन कलर है वो क्या रहेगा? ग्रीन ही रहेगा। और हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिमेन ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। हमारा जो राइट आंसर इस केस में होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द रिमेन ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें थोड़े इसमें देखने हैं असर्शन ऑफ रीजन, ठीक है, असर्शन ऑफ रीजन को हमें देखना है। अब इन्हें समझना हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन को। देखिए असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखते हैं अपना कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल, यानी हमें दिया डिकम्पोजिशन जो वेजिटेबल मैटर का है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, पहली बात तो ये। दूसरा में दे रखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम सिंगल रिएक्टेंट को सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में बनाओगे तो वो क्या है? वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या है? वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमारा असर्शन तो क्या है? गलत है। इन्होंने बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा असर्शन इज रॉन्ग, जो हमारी असर्शन है वो फॉल्स है। लेकिन जो हमारा रीजन है वो ट्रू है, बट रीजन इज ट्रू। जो हमारा रीजन है वो क्या है? वो हमारा ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है क्या? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर। देखिए अगर बात की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है? वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है। ये बात हमने तब पढ़ी थी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ते हैं। जब हमने थ्योरी में इसका टेस्ट पढ़ा था तब हमें ये बात पता थी कि अगर कोई सोल्यूशन मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाए, तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाती है, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर। ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। सो हमारा असर्शन यहाँ पे करेक्ट है और हमारा रीजन क्या है? यहाँ पर रॉन्ग है।
ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दैट असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपने क्या, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन हमारा है रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड द वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज करेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। रीजन है इंक्रीज इन द टेम्परेचर दैट इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। देखिए ये भी क्वेश्चन में काफी अच्छा देखने को हमें मिलता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो असर्शन है, असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिए जब भी हमारा स्लेक लाइम कैसे बनता है, स्लेक लाइम हमारा बनता है जब भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी हम बोलते हैं, जब इसे वाटर के साथ ट्रीट करोगे यानी H2 के साथ ट्रीट करोगे, आपका क्या बनेगा, आपका स्लेक लाइम हमारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी इस समय क्या होता है, रिएक्शन बहुत टेम्परेचर इसमें हमें हाई देखने को मिलता है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और इन्होंने दूसरी बात बोली है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और हमारा इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, दैट इज द ये कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते और चीजों को समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देखिए अब हमारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की अगर यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव रीजन व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद द गैस सच एज नाइट्रोजन। देखिए हमारा, हमें ये बात पता थी, हमने पहले ये बात पढ़ा है कि नाइट्रोजन हमारी क्या है, इनर्ट गैस है, कि नाइट्रोजन हमारी क्या है, इज इनर्ट गैस, इज इनर्ट गैस। क्योंकि नाइट्रोजन पहली बात इनर्ट गैस है, दूसरी बात इससे नाइट्रोजन को इसलिए इसलिए करा जाता है कि ये प्रिवेंट करेगी ऑक्सीडेशन, दस इट प्रिवेंट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, दैट इज प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड दस, इसलिए ये चिप्स को, एंड दस चिप्स आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, इसलिए जो हमारे चिप्स हैं वो ऑक्सीजन से क्या रहेंगे, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल गया कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगी, और इसी वजह से हमारे चिप्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आपने सपोज करो एक आपका रिएक्टेंट है ए बी, दूसरा आपका क्या है सी डी, आपका रिएक्शन यहाँ पे हुआ, रिएक्शन क्या होगा, दैट इज आपका रिएक्शन आगे यहाँ पे ए डी और प्लस आपका क्या है सी बी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ए पॉजिटिव चार्ज है, सी आपका पॉजिटिव चार्ज है, बी आपका नेगेटिव चार्ज है, और डी आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने देखा कि इन्होंने आयन का एक्सचेंज हो गया, ए तो आपका डी के साथ चला गया और बी आपका क्या है, आपका सी के साथ चला गया। अगर आप इसका एग्जाम्पल, अगर हम इसके डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल लें तो इसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए हाँ जी, तो हम अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हमारा ठीक रहेगा, या दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हाँ जी, हम ये वाला एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। हमने क्या लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड लिया और हमने सेलुलर नाइट्रेट के साथ उसे मिक्स कराया, यानी उसे रिएक्ट कराया, हमारा जो निकल के आया वो आया दैट इज अ पोटेशियम नाइट्रेट और साथ ही साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। आपका एनसीईआरटी का सीधा सीधा एग्जाम्पल है ये आप इसका केमिकल रिएक्शन दे सकते हो किसके केस में, दैट इज अ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तिरुपति एक पर्सन है, उनने सोडियम सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को, देखिए सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिखेगा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। तिरुपति ने क्या करा, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया यानी Na2SO4 लिया, और उसे किसके साथ मिला दिया, कॉपर क्लोराइड के साथ यानी CuCl2 के साथ मिला दिया। ठीक है, और इसने क्या कहा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जस्टिफाई करो। देखो अगर इसकी बात की जाती है रिएक्शन, अगर आपको याद होगी तो हमारे यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा दैट इज अ CuSO4 और प्लस हमारा NaCl हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, दैट इज ये हमारा एक्वस है, एक्वस, ये भी हमारा क्या है, एक्वस है, और ये दोनों भी चीज़ क्या हमारी एक्वस है, क्योंकि हमने एक्वस सोल्यूशन क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है, देखिए अगर इस रिएक्शन की बात की जाती है, ये पॉसिबली क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो सोडियम है, यानी ये सोडियम है Na+,
जो हमारा Na+ है वो क्लोरीन यानी कि Cl- के साथ मिल जाएगा जाके, ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या करेगा जाके, क्लोरीन के साथ जाएगा। वहीं अगर बात की जाती है कॉपर की, कॉपर आपका प्लस है और ये क्या है माइनस है, माइनस का चार्ज है, ये दोनों आपके एक साथ जाके मिल जाएंगे। और जब भी डिस्प्लेसमेंट हो आयन का, यानी आयन डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, आयन का, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा कि यस, ये हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमारी यहाँ पर हैगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये बताओ। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो हम लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक तरीके से केमिक इज अ केमिकल रिएक्शन, वो एक तरीके से ऐसी केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन जहां पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलते हैं, वेयर ऑक्सीडेशन, जहां पे हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा एंड रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, एंड रिडक्शन एक साथ होंगे, यानी अकर साइमल्टेनियसली, जहां पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या देखने को मिलेगा, एक साथ देखने को मिलता है। अब बात की जाती है मैग्नीशियम रिबन को, देखो मैग्नीशियम रिबन था, आपने उसमें ऑक्सीजन यानी उसमें उसे बर्न किया और हमें क्या देखने को मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिला। हमारा मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। हम वहां पे भी इस बात को लिखेंगे कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमें क्या देखने को मिला है, वो हमारा ऑक्सीडाइज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है, हमें रिएक्शन लिखनी है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर पहला वार्म हो और दूसरे में इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो। ठीक है, हमें ऐसी रिएक्शन क्या है यहाँ पे लिखनी है। चलिए लिख के देखते हैं ऐसी रिएक्शन में। देखिए, ऐसी रिएक्शन को लिखने के लिए आपके कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन क्या दी है, हमें ये बताना है कि सबसे पहली जिसमें मिक्सचर वार्म हो। अब कोई चीज वार्म है यानी गर्म है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी वो क्या है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में आप क्या ले लो, आप लो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आप उसमें पानी डाल दो, आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं अगर बात की जाती है दूसरा, जहां पे इंसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाए, यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है यानी ये ए वाला है आपका और बी वाला आपका क्या होगा, यानी बेरियम क्लोराइड, आपने सोडियम सल्फेट लिया और आपने इनकी रिएक्शन करा दी, यानी बेरियम सल्फेट आपका बना और आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। ये भी क्या है, ये भी आपकी क्या है, एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिली है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सो हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करी, कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतने क्वेश्चन करने के बाद एक हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे दूसरे चैप्टर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।